नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी क्लास में। और अपने गाय की और भैंस की नस्लें कंप्लीट डिस्कस कर लिए। ये क्लास पशु परिचर जेट सीयूटी 11 12 सुपरवाइजर, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में एनिमल हस्बेंड्री के सवाल आते हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी को पता भी है, अगर एनिमल हस्बेंड्री जिस एग्जाम का टॉपिक है उसमें पशु नस्ल वाला टॉपिक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक तो जो नए स्टूडेंट है वो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर एनिमल हस्बेंड्री 2024 की प्लेलिस्ट है, उसमें गाय की और भैंस की नस्लें कंप्लीट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और आज डिस्कस करने वाले बकरी की नस्लों के बारे में। आज बकरी के बारे में जो जो जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी, जहां से एग्जाम में सवाल आता है और यहां से जेट में सवाल आ भी चुके हैं, और पशु परिचय जो 10th लेवल की एग्जाम है उसमें भी सवाल आने के चांस बनते हैं। तो क्लास को पूरी देखें और जितना हो सके उतना शेयर करें, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। स्टार्ट करते अपनी क्लास को और पूरा फोकस बोर्ड पे रखें, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखी हुई है बकरी की नस्लें, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बकरी को? गोट। क्या बोलते हैं? गोट। और ब्रीड का मतलब क्या होता है? नस्ल, है ना। कईयों को तो कई बार ये समझ में नहीं आते, साला मास्टर बोल रहे हैं ब्रीड ब्रीड, है ना। कई बार टीचर बोलते वो नस्ल नहीं बोलता, ब्रीड ब्रीड। तो ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, और गोट का मतलब क्या होता है? बकरी। आप सभी ने पढ़ा है छोटी क्लासों में, ठीक है सर, हमें तो याद है। अब यहां पर लिखा हुआ अन्य नाम। अन्य नाम का मतलब निकनेम। जैसे तुम्हारे घर पे नाम होता है ना, गोलू मोलू, वैसे नाम होते हैं। ऐसे ही ये जो बकरी है, पशु है, इनको भी कई उपनामों से जाना जाता है, और अक्सर यहां से एग्जामों में सवाल पूछा जा चुका है। अगर आपने जीके में पढ़ा है तो कई बार जीके के अंदर भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और एग्रीकल्चर में तो ये सवाल डेफिनेटली आते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ गरीब की गाय, ठीक है। ये बकरी को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। क्योंकि इस पशु का इतना मूल्य नहीं लगता, बाकी की बजाय किसान इसको आसानी से खरीद सकता है, और इसको रखने का खर्चा भी ज्यादा नहीं है। उसके बाद वनस्पति का शत्रु। आपने घर पे नोटिस किया होगा कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं और वो बकरी की नजर में आ जाए तो उन पौधों का बचना मुश्किल है, तो इस कारण इसको वनस्पति का शत्रु बोलते हैं। उसके बाद रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। जब भी अगर जैसे ये गवाले होते हैं वो भेड़ बकरी चराते हैं, अगर उनको दूध की रिक्वायरमेंट होती है तो वो दूध निकाल के चाय वगैरह जो भी बना लेते हैं। उसके बाद रनिंग डेयरी। इसी का मतलब है कि चलती फिरती डेयरी है, दूध की आवश्यकता है, बकरी को रोका और दूध निकाला। फ्रीज का मतलब है कि दूध अपने को, जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल एक दूध को निकाल के रखो कहीं पर, तो उसके खराब होने के चांस होते हैं, तो ऐसा बकरी में तो है ही नहीं, आपको तो ताजा दूध मिलेगा। उसके बाद डबल एटीएम, मतलब ये एक बार में 2 पशुओं को जन्म में दे सकती है, ठीक है। तो एक नाम और चलित बैंक, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बकरी पालन में अपन बहुत बढ़िया बड़ी नस्लें पालते हैं, फिर उनको बेचते भी है, तो पैसा भी बढ़िया है। उसके बाद में स्विट्जरलैंड के अंदर इसको स्विस बेबीज फोस्टर मदर कहा जाता है। यहां पर इतने सारे नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। गरीब की गाय ये महात्मा गांधी ने कहा, वनस्पति का शत्रु, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, रनिंग डेयरी और डबल एटीएम, ये नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला नाम आपको याद हो तो बढ़िया, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर आपने किसी ने भी जेट वाले बच्चे ने, सीयूटी वाले बच्चे ने अगर जनरल एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी है तो उसमें कुछ क्रियाएं आती है जो पशुओं के द्वारा की जाती है, और उनका एक स्पेशल नाम होता है। अब ठीक है, अब आपको मारवाड़ी में तो कहेगा नहीं रंबाना, भाई साहब उसको पता ही, ये क्वेश्चन देते बच्चे आंसर दे देंगे, वो देखा आपको साइंटिफिक नेम उनके, ठीक है ना। इधर सुनो, यहां पर लिखा हुआ ब्लीटिंग। क्या लिखा हुआ? ब्लीटिंग। तो बकरी और भेड़ का आवाज निकालना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़ और बकरी की आवाज को अपन पशुपालन में क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग। आपसे पूछ ले कि ब्लीटिंग क्रिया या ब्लीटिंग किस पशु से संबंधित है, तो भेड़ और बकरी, ये चीज आप याद कर लेना, ठीक है सर। हमें याद होगी, वो बकरी बोलती है ना, भेड़ बोलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग। याद कर लेना, परीक्षा में छपने वाला ये सवाल है। उसके बाद में यहां पर एक चीज लिखी हुई है जाइलोट्रोफिक। क्या लिखा हुआ है? जाइलोट्रोफिक। बकरियां काष्ठीय पौधों को बहुत ज्यादा खाना पसंद करती है। यहां पर लिखा हुआ है कि बकरियों द्वारा काष्ठीय पौधों को, विशेष रूप से झाड़ी वाले पौधों को चरने के कारण इसे क्या बोलते हैं? जाइलोट्रोफिक। क्या बोलते हैं? जाइलोट्रोफिक। आपसे पूछ ले कि जाइलोट्रोफिक किस पशु से संबंधित है? बकरी से। अब सर ये होता क्या है? बकरियां ना पौधों को खाना पसंद करती हैं, और स्पेशली जो झाड़ी वाले पौधे हैं उनको बकरियां ज्यादा खाती हैं, इस कारण इनको एक नाम दिया गया है, कौन सा? जाइलोट्रोफिक, ठीक है सर। हमें तो याद हो गया, चलो ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, है ना, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना
उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे की कहानी कुछ और है। ये आप सभी ने नोटिस किया है कि सिर से ऊंची वनस्पति, कभी ना कभी तो बकरी चराई होगी, नहीं चराई तो चराई के देख लेना। इधर सुनो, ये जो बकरी है ना, ये अपने से ऊंचे वनस्पति को खाती है, ऐसे ऊपर मुंह करके खाती है। अपन उससे क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग। क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना कि सिर से ऊंची वनस्पति को खाने के लिए खड़े खड़े ऊपर तक जाकर खाने की प्रवृत्ति, मतलब बकरी अपनी गर्दन को ऊपर करके, अब उसकी ऊंचाई से ज्यादा वनस्पति है तो यूं तो नीचे करके खाएगी नहीं कि मेरे पास आ जा, ऐसा कुछ नहीं है। बकरी अपनी गर्दन को ऊपर की ओर करेगी और ऊपर करके उस वनस्पति को जब वो खाती है, उस क्रिया को बोलते हैं ब्राउजिंग, या उस प्रवृत्ति को अपन क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग। तो आपसे पूछे कि ब्राउजिंग क्रिया या प्रवृत्ति किस पशु से संबंधित है, तो वो है बकरी से। किससे है? बकरी से। ठीक है। उसके बाद में शरीर भार के अनुसार शुष्क चारा, सूखा चारा है ना, वो बकरी अपने भार से 5 से 7% ज्यादा खाने की क्षमता रखती है। ठीक है ना। ये कोई इतना सीरियस सवाल नहीं, इसमें चिंता मत जाना। इतना याद रखो कि जो बकरी है ना, उसका जितना वजन है, उस वजन से वो 5 से 7% ज्यादा सूखा चारा खाने की क्षमता रखती है। और आपने अगर गांव के बच्चे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि बरसात के दिनों में अपन उन्हें सूखा चारा ही खिलाते बकरियों को, जैसे अपने मारवाड़ी में बोलते लूम, क्या बोलते हैं, वो अपन बकरियों को खिलाते हैं। ठीक है ना। तो और गाय भैंस वो कितनी, वो अपने बाहर से 2 से 3% शुष्क चारा खाने की क्षमता रखते हैं। तो सवाल यह है कि जो बकरी का जितना टोटल वजन ना बकरी का, उस वजन से वो 5 से 7% ज्यादा सूखा चारा खाने की क्षमता रखती है, और गाय भैंस कितनी, 2 से 3%। उसके बाद में प्राकृतिक विधि से प्रजनन हेतु नर व मादा का अनुपात, ये इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल प्राकृतिक विधि से अपने को प्रजनन करवाना है ना, किस विधि से? प्राकृतिक विधि से। एक तो होता है अपने बोलते हैं सीमन, है ना, एक तो सीमन लगवाते हैं, तो वो तो है आर्टिफिशियल। अगर अपने प्राकृतिक विधि से पशु का प्रजनन करवाते हैं तो 50 से 60 मादा पशु के लिए एक नर पशु काफी होता है। ठीक है। यह नर और मादा का अनुपात किसमें? बकरी में। और किसके लिए? प्रजनन के लिए। और कौन सी विधि में? प्राकृतिक विधि में। अगर आपसे कहें कि बकरी में प्राकृतिक विधि से प्रजनन करवाना है तो 50 से 60 मादा पशु के लिए कितने नर पशु की आवश्यकता होगी? केवल एक की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी एग्जामों में आने वाला सवाल है, जैसे जेड, स्यूटी, सुपरवाइजर, है ना, AA, पशु परिचर, इनके लिए खास सवाल है कि 50 से 60, है ना, जो मादा पशु बकरियों में, उनपे एक नर पशु काफी होता है प्राकृतिक विधि से प्रजनन के लिए। बद्धीकरण, है ना, किसमें? बकरी में। अब बकरी में किसमें करोगे? नर पशु में। किसमें करोगे? नर पशु में बद्धीकरण। वो कितने महीने पर करते हैं? 6 माह पर, है ना। मतलब इनको अप्रजनन योग्य, ये प्रजनन योग्य पशु नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये क्रिया इनमें कितने महीने पर करते हैं बद्धीकरण वाली? 6 महीने पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बकरे के अंदर जिसको अपन बोलते हैं नर पशु, उसमें जो बद्धीकरण की जो एज, वो कितने महीने? वो उसके जन्म के 6 महीने बाद आप उसमें बद्धीकरण कर सकते हो। मतलब उसका जो नर भाग होता है, जो प्रजनन योग्य भाग होता है, उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ बकरी की चमड़ी से विशेष रूप से सोकोटो रेड से मोरोको नामक चमड़ा। आप तो इतना याद रखना कि ये जो मोरोको नामक चमड़ा है वो किस पशु से प्राप्त होता है? बकरी से। किससे होता है? बकरी से। स्पेशल कुछ नहीं याद रखना कि मोरोको नामक जो चमड़ा है वो किस पशु से प्राप्त होता है? वो बकरी से प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन भी आप स्पेशल याद रखना। बद्धीकरण का कईयों के समझ में नहीं आया, मतलब उसमें जो प्रजनन योग्य अंग होता है किसमें? नर पशु में, उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। और कितने महीने पर? जन्म के 6 महीने बाद। उसे अपन क्या बोलते हैं? बद्धीकरण। ठीक है। अब बद्धीकरण क्यों करते हैं? ये जैसे मादा पशु है ना, उसमें मध्यकाल की जांच के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद एक सवाल और है कि बकरियों को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? फोल्ड। क्या बोलते हैं? फोल्ड। अरे अपने मारवाड़ी नहीं बोलते कि बाड़ा। क्या बोलते हैं? बाड़ा। तो ठीक है ना। तो इसको तो भूल जाओ आप, है ना, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बाड़ा बाड़ी तो भूल जाओ। और क्या याद रखो? फोल्ड। क्या याद रखो? फोल्ड, है ना। किसमें? बकरियों को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? फोल्ड। क्या बोलते हैं? फोल्ड। और अगला तो सामान्य क्वेश्चन है कि अगर जो नर पशु होता है बकरियों के पास में, तो उनके दूध में अवांछित दुर्गंध, मतलब खराब दुर्गंध या खुशबू आती है, आप कह सकते हो। उसके बाद बकरी का दूध, टीबी, ये तो आपने सुना होगा। कब आया? और को अगर टीबी हो जाए ना तो किस पशु का दूध पिलाओ?
बकरी का। ये तो आपने सुना ही होगा, अगर आप बीमार हो जाते हो या डेंगू कोई बुखार डेंगू वगैरह हो जाती है या टीबी हो जाती है, तो अपन कहते नहीं कि भाई उसको किसका दूध पिलाओ, बकरी का दूध पिलाओ, फटाफट निकाल जा लो, ठीक है। तो टीबी प्रतिरोधी या क्षय रोग, अगर इससे कोई इंसान ग्रसित है ना, किसी को हो रखा है, तो उसको किसका दूध पिलाओ, बकरी का दूध पिलाओ, ठीक है। और जहां पर बकरियों को रखा जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फोल्ड, क्या बोलते हैं, फोल्ड, ठीक है। ये बाड़ा बाड़ी याद मत करना, कहीं पेपर में ढूंढते रहो कि सर ये तो बाड़ा हो, तो हमें ऑप्शन मिला ही नहीं, मिलेगा भी नहीं आपको। उसके बाद में इंपॉर्टेंट और जो लग्जरी सवाल है वो बकरी की नस्लों का वर्गीकरण। और ये जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके तो आपके गाय वाली भैंस वाला दे रखा होगा, बकरियों का तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जेड के लिए इसको याद कर लेना। यहां पर दिया हुआ भारतीय बकरी की नस्लों का वर्गीकरण। आपको मैंने समझाया था कि वर्गीकरण का मतलब यहां पर यह है कि किस नस्ल की क्या उपयोगिता है, क्या वो दूध के लिए पाली जाती है या वो मांस के लिए पाली जाती है या उसको कृषि कार्यों के लिए पाला जाता है, कुछ ऐसा वर्गीकरण पशुओं का अपने को मिलता है। और यहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं बकरियों के बारे में। तो अगर मैं आपसे कहूं दूधारू, मतलब वो बकरी की नस्लें जिनको स्पेशली दूध के लिए पाला जाता है। और यहां पर नाम है बर्बरी, सूरती, सिर और महसाना। बिल्कुल सूरती और महसाना बकरी की भी नस्ल है। ये वैसे 12th के सिलेबस में भी नहीं है और शायद मेरे हिसाब से जेड के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद करना कि भारत में बकरी की जो दूधारू नस्लें हैं वो बर्बरी, सूरती, सिर और महसाना, ये बकरी की वो नस्लें हैं जिनको स्पेशली दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। उसके बाद में बात करें मांस हेतु, मतलब इनको पालने का केवल एक ही उद्देश्य है, मांस के लिए। तो यहां पर नाम है ब्लैक बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में गद्दी, उसके बाद में कच्छी, उसके बाद गंजम और आसाम हिल, ये बकरी की वो नस्लें हैं जिनको केवल पालने का एक ही उद्देश्य मांस उत्पादन, मतलब उनको मांस खाने के लिए पाला जाता है। उसके बाद द्विप्रयोजनी, मतलब वो कि जिनको दूध उत्पादन और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। कौन सी, जिनको मांस और दूध उत्पादन दोनों के लिए पाला जाता है। यहां पर नाम है जमुनापारी, बीटल, मारवाड़ी, है ना, तेलीचेरी, जिसको मालाबारी भी कहा जाता है, ओसनामाबादी, सिरली और जलालाबादी। ये वो बकरी की नस्लें हैं जिनको दूध उत्पादन और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। एक यहां पर बात और याद करना है, ये जो जमुनापारी है ना, ये बकरी की सुंदर नस्ल है। वाह सर क्या बात है ना, कैसी नस्ल है, सुंदर नस्ल है। किसकी, बकरी की, कौन सी, जमुनापारी। और इसको भारत की जादुई बकरी या भव्य बकरी भी कहा जाता है। किसको, जमुनापारी को। ये बकरी की सुंदर नस्ल है, ब्यूटीफुल ब्रीड है। इसको भारत की जादुई बकरी या भव्य बकरी भी कहा जाता है, किसको, जमुनापारी को। इसके अलावा बीटल, मारवाड़ी, तेलीचेरी, जिसका एक नाम और है मालाबारी, ओसनामाबादी, सिरली, जलालाबादी, ये वो नस्लें हैं बकरी की जो द्विप्रयोजनीय है और क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ नस्लें। उसके बाद में ऊन वाली, मतलब जिनको ऊन उत्पादन, मतलब उनके बालों का प्रयोग वस्त्र बनाने में इनमें होता है, मतलब ऊन के समान बालों का मोटा आवरण पाया जाता है, ये वो नस्लें हैं। और यहां पर नाम है पश्मीना और चेगू, ये वो नस्लें जिनको पालने का केवल एक ही उद्देश्य ऊन उत्पादन। अपन ने बात की बकरी की नस्लों का वर्गीकरण, यहां पर बात हो रही है कि कौन सी नस्ल किस काम के लिए स्पेशली है ना। अपन ने पढ़ा दूधारू, मतलब जिनको पालने का केवल एक ही उद्देश्य दूध उत्पादन, फॉर एग्जाम्पल बर्बरी, सूरती, सिर, महसाना, ये दूध उत्पादन। उसके बाद ब्लैक बंगाल, गद्दी, गंजम, आसाम हिल, ये वो नस्लें जिनको मांस, ओनली मांस के लिए पालते हैं। फिर द्विप्रयोजनीय, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है ना। जमुनापारी बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है। उसके बाद बीटल, मारवाड़ी, सिरली, ये वो तमाम वो नस्लें हैं जिनको दूध और मांस दोनों के लिए पालते हैं। उसके बाद में ऊन वाली पश्मीना और चेगू, ठीक है। अपन ने जो पढ़ा उसको वापस एक बार पर रिपीट कर लेते हैं। अपन ने बात की कि बकरी का दूध कैसा होता है, क्षयरोधी प्रतिरोधी, मतलब जो टीबी का मरीज उसको पिला वो ठीक हो जाएगा, बता दिया मैंने आज से, है ना। और जहां पर बकरी को रखते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, फोल्ड, क्या बोलते हैं, फोल्ड। उसके बाद अगर सिर से ऊंची वनस्पति को बकरी खाती है उसे क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग। और प्राकृतिक विधि से अगर आप प्रजनन करवाते हो तो 50 से 60 मादा पशुओं के लिए एक नर पशु काफी है। इसमें बधिया की एज 6 महीने है। और ये मोरको नामक चमड़ा किससे प्राप्त होता है, बकरियों की नस्लों से। गरीब की गाय, वनस्पति का शत्रु, है ना, रेगिस्तान का चलता पड़ा फ्रीज, रनिंग डेयरी, डबल एटीएम, सब किसको बोलते हैं, बकरी को। सर इतने सारे नाम है भाई साहब, तुम्हारे नाम इतने सारे तो जिसके तो होंगे। उसका ब्लीटिंग, अब बकरी और भेड़ की आवाज को अपन क्या बोलते हैं, ब्लीटिंग। अपने वाले देसी नाम याद मत करना, कहीं एग्जाम को लेकर बैठ जाओ सर ये तो ऑप्शन में नहीं है। कई ऐसे बहुत सारे हैं जो चीजों को इतना
फोकस करते हैं देसी शब्दों पे, उनको नहीं करना बेटा जी। एग्जाम है तो एग्जाम के हिसाब से याद करो। मैं मानता हूं कि आप पूर्णतः भारतीय हो, लेकिन इनको भी याद करो ना। ब्लीटिंग बोलते हैं। और अगर बकरी जो काष्ठीय पौधे स्पेशली झाड़ियों को जो खाती है, उसके कारण इसे जाइलोट्रोफिक कहते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी एक बेसिक सी क्लास, इसको हल्के मत लेना, यहां से सवाल आ सकता है। अब आगे बकरी की एक एक नस्लों के बारे में अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आई होप आपके समझ में आया होगा। और जितना हो सके उतना शेयर करो और चीजों को हाथों हाथ याद करते जाओ। आप पशु परिसर के स्टूडेंट हो, जेट, सीयूटी, 11, 12, सुपरवाइजर, डब्ल्यू, जिस भी एग्जाम एनिमल हस्बेंड्री आती है, कॉपी बना लो और इनको नोट कर लो। जैसे नस्लें पूरी होगी उसके बाद में आपको उनके क्वेश्चन मैं सोल्व करा दूंगा कि एग्जाम में कैसा सवाल आने वाला है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।